हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर अभिलाषा चौहान एंड आज का जो हमारा वीडियो है वो बेस्ड है रीट एग्ज़ाम्स पर। रीट एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक हैं और आप सभी इसकी तैयारी कर रहे हैं पूरे अपने जो जोश एंड खरोश से। तो आज का जो वीडियो है बेस्ड है हमारा पेपर कंटेंट पे कि किस तरह का हमारा पेपर आता है और उसमें कितने पार्ट्स में क्या क्या क्वेश्चंस डिवाइड होते हैं। तो आज जो हमने पेपर लिया है वो 2017 का रीट पेपर है और आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर कि इसमें टोटल क्वेश्चंस 150 आते हैं। टाइम पीरियड 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स होता है और मैक्सिमम मार्क्स आपकी 150 होते हैं। तो 150 क्वेश्चंस को 150 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स में आपको सॉल्व करना है। तो ये हर एक क्वेश्चंस के लिए बहुत ही कम समय आपको मिलता है। तो ये आपका स्पीड बेस्ड टेस्ट भी इसको कह सकते हैं कि जितना आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जल्दी आप क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि इसके पोर्शंस आप देख सकते हैं टोटल 4 इसके पोर्शंस हैं। फर्स्ट पोर्शन है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, सेकेंड है लैंग्वेज 1, थर्ड लैंग्वेज 2 एंड फोर्थ इज़ आपका जो सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स साइंस बेस्ड स्टूडेंट्स के लिए ये पेपर है फोर्थ ए, और फोर्थ बी है आपका सोशल स्टडीज़। और फॉर एनी अदर सब्जेक्ट टीचर चूज़ आइदर फोर्थ ए और फोर्थ बी। सोशल स्टडीज़ के अलावा बाकी जो सब्जेक्ट अगर किसी ने ऑप्ट किया है तो उसको भी ए या बी में से कोई एक सब्जेक्ट लेने पड़ेगा। तो लैंग्वेज, जैसे अगर कोई लैंग्वेज का स्टूडेंट है तो उसके लिए कोई लैंग्वेज का पेपर अलग से नहीं है, उसे सोशल स्टडीज़ में ही अपना पेपर अटैम्प्ट करना है। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो फर्स्ट पोर्शन है उसके क्वेश्चंस आते हैं 30 और उसकी जो स्टार्टिंग होता है 1 से लेके पहले 30 प्रश्न जो होते हैं वो आपके चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के होते हैं। चाइल्ड साइकोलॉजी के बेस्ड ये 30 प्रश्न आते हैं आपके। सेकेंड है लैंग्वेज 1। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में जो पार्ट्स है वो लगभग सेम ही है, लेकिन जिसने लैंग्वेज 1 में अगर हिंदी लिया है तो उसे लैंग्वेज सेकंड में उसने इंग्लिश ऑप्ट करेगा। तो ये बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है कि लैंग्वेज 1 में अगर आपने हिंदी लिया है तो आपको सेकंड पोर्शन जो है वो लैंग्वेज 2 का लेना है। कहीं आप गलत फहमी से लैंग्वेज 1 का ही इंग्लिश या हिंदी सॉल्व ना करें, इस चीज़ का हमें बहुत ही ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो लैंग्वेज फर्स्ट अगर आपने हिंदी लिए तो प्रश्न उसमें भी 30 प्रश्न आएंगे और वही आपको इसमें 31 से लेके 60 तक ये प्रश्न लैंग्वेज 1 अगर आपने हिंदी लिया है तो वो अटैम्प्ट करने हैं। लैंग्वेज 1 में अगर इंग्लिश लिया है तो वो आपको अटैम्प्ट करना है, या संस्कृत या कोई और भाषा अगर आपने ली है। तो ये भाषाएं जो अवेलेबल हैं हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी एंड गुजराती, ये भाषाएं लैंग्वेज 1 की है। तो ये कंपलसरी है कि आपको दोनों लैंग्वेज में लेना है, कोई भी 2 लैंग्वेज आप ले सकते हैं। थर्ड पोर्शन इज़ लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 2 आप देख लीजिए, अगर आपने लैंग्वेज 1 हिंदी लिया है तो लैंग्वेज 2 आपको इंग्लिश लेना पड़ेगा। तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि लैंग्वेज 2 के प्रश्न हमारे कहाँ से आएंगे। तो पहले फर्स्ट 1 से लेकर 30 तक आपकी चाइल्ड पेडागोजी के प्रश्न आते हैं, फिर 31 से लेके 60 तक आपकी लैंग्वेज 1 के आते हैं और 61 से लेके 90 तक आपकी लैंग्वेज 2 के प्रश्न आते हैं। तो इस बात का आप बहुत ही ख्याल रखें। नेक्स्ट है आपका सब्जेक्ट जो फोर्थ पोर्शन है। बाकी के जो प्रश्न है जो प्रश्न 60 प्रश्न है वो लैंग्वेज पार्ट 4 में से आते हैं और ये 60 प्रश्न आपके सब्जेक्ट बेस्ड होते हैं। साइंस मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के लिए वो पेपर अलग होता है और उसी तरह सोशल स्टडीज़ के लिए भी वो पेपर अलग होता है। तो ये हमने देखा फॉर्मेट है हमारे रीट एग्ज़ाम का। ये आपको हमें इसे हिंदी में भी समझाया गया है। तो आज का जो वीडियो है ये हम मेनली फोकस कर रहे हैं लैंग्वेज 1 पर और लैंग्वेज 2 पर। इंग्लिश, तो इंग्लिश के जो प्रश्न इसमें आए हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह के प्रश्न इसमें इंग्लिश बेस्ड आते हैं और उस पर हम डिस्कशन करेंगे कि क्या चीज़ें हैं जो हमें इस इंग्लिश के पेपर को सॉल्व करते हुए ध्यान रखनी है।
तो आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं हमारे लैंग्वेज सेक्शन की तरफ। तो ये हमारा लैंग्वेज 1, यू कैन सी हियर सेक्शन सेकेंड लैंग्वेज 1, जिसने इंग्लिश ऑप्ट किया है उसके प्रश्न कुछ 2017 में इस तरह से आए थे। प्रश्न नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज हैज़ द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन। इन 4 प्रश्नों में से कौन सा प्रश्न का स्ट्रक्चर ग्रामेटिकली सही है। द ऑप्शन ए इज डू यू हैव गॉट अ कार, हैव यू गॉट, बी हैव यू गॉट अ कार, सी डिड यू हैव गॉट अ कार एंड डी इज डिड यू गॉट अ कार। तो आप देखिए यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन अगर हम सही करें तो डू यू हैव गॉट अ कार, तो डू और यू जो हैव है ये प्रेजेंट टेंस को शो कर रहे हैं, जबकि गॉट जो वर्ब है वो पास्ट टेंस को शो कर रहा है। तो एक ही सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस दोनों नहीं आएंगे, तो ये ऑप्शन हमारा सही नहीं है। सी आप देखिए, डिड यू हैव गॉट अ कार, ये आपका डिड जो है वो पास्ट टेंस को शो कर रहा है, पर इसमें जो फॉर्म आई है गॉट की वो आपकी पास्ट टेंस की है और हैव जो है प्रेजेंट टेंस का आया है, तो 2 टेंस इसमें फिर से शामिल हो रहे हैं, तो ये भी गलत है। और डिड के साथ हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, तो इसमें ये ऑप्शन भी आपका गलत है। बी आपका हैव यू गॉट अ कार, क्या तुम्हारे पास कार है, एंड डी इज़ डिड यू गॉट अ कार, फिर वही देखिए डिड के साथ में सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आई है गॉट, तो ये भी गलत है। तो हमारा जो प्रश्न सही है इसका आंसर होगा वो है बी, हैव यू गॉट अ कार, क्या तुम्हारे पास कार है। तो ये आपका ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरह प्रश्न नंबर 32 हम देखेंगे 32, द पैसिव वॉइस फॉर्म ऑफ द सेंटेंस थीव्स ब्रोक इनटू माई हाउस विल बी। पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस आप जानती हैं कि जब हम कथन को सब्जेक्ट अगर कथन को कह रहा है तो वो एक्टिव वॉइस कहता है, जिस पे हम कहने वाले की बात को इम्पोर्टेंस देते हैं। पर अगर हमें बात को इम्पोर्टेंस देना है या ऑब्जेक्ट को जब हम इम्पोर्टेंस देना है तो हमें उसको पैसिव फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो वो इम्पर्सनल जो फॉर्म कहलाती है पैसिव फॉर्म, जिसमें हमारा सब्जेक्ट का कोई भी लेना देना नहीं होता है। तो प्रश्न है हमारा थीव्स ब्रोक इनटू माय हाउस, चोर मेरे घर में घुस गए थे, पास्ट टेंस का सेंटेंस है और एक्टिव वॉइस है। अब इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। माय हाउस वॉज ब्रोकन इनटू बाय थीव्स, बी thieves were broken into my house, C my house had been broken into by thieves, and D is my house was broken by thieves। तो अब इसमें आप देखिए सेंटेंस में thieves आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आपका है इसमें, इस एक्टिव वॉइस में thieves सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है my house। तो जो पैसिव सेंटेंस की कुछ बेसिक फॉर्मूला होता है कि जो सब्जेक्ट है वो आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट जो है वो आपका सब्जेक्ट बन जाता है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा और ये आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है आपको जो लगाना है। और अगर पास्ट टेंस में सेंटेंस है तो वो पास्ट टेंस में ही रहेगा। और इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है, बीच में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे और जो ऑब्जेक्ट है वो फॉलो होगा बाय से। तो ये एक बेसिक रूल है एक्टिव को पैसिव में चेंज करने का। तो जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है वो होगा माई हाउस। तो माई हाउस वाले 3 ऑप्शन है, ए, सी एंड डी। वॉज ब्रोकन, अब आप देखिए सबसे पहला जो सी वाला है वो तो बी वाला है, तो वो अपने आप में ही गलत है क्योंकि ये थीव्स जो सब्जेक्ट आया है वही सब्जेक्ट इसमें रहा है, जो कि गलत है। जबकि ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा सब्जेक्ट बनना चाहिए, जो कि ए, सी और डी ऑप्शन में है। तो यहाँ तक तो तीनों अगर हम माने तो सही है, लेकिन अब उसके बाद में देखिए थीव्स ब्रोक इनटू माय हाउस। तो माय हाउस वॉज सिंगुलर है, एक घर की बात हो रही तो वॉज आएगा। ब्रोक चेंज हो जाएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब
तो ब्रोकन। अब इसमें आप देखिए उसके बाद माई हाउस वॉज ब्रोकन इनटू बाय थीव्स, एक तो ऑप्शन आपका ये है। दूसरा माई हाउस हैड बीन ब्रोकन इनटू बाय थीव्स, तो हैड और हैज़ का यूज़ तो इसमें फर्स्ट एक्टिव में कहीं हुआ ही नहीं है, तो ये हैड बीन वाला तो जो है वो एक्चुअली आईएनजी फॉर्म में होगा, तो ये गलत है सी वाला। अब डी वाला जो है सबसे नियरेस्ट है, तो हमारा जो कन्फ्यूज़न बनता है वो बनता है ए और डी में। तो अब इसमें देखिए क्या चीज़ नहीं है, माई हाउस वॉज ब्रोकन बाय थीव्स, इसमें एक चीज़ मिसिंग है जो कि इस वाक्य में आई है, वो है इनटू, तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग है। तो सही जो ऑप्शन होगा वो आपका होगा माई हाउस वॉज ब्रोकन इनटू बाय थीव्स, मेरा घर चोरों के द्वारा मेरे घर में घुसे, ये इस तरह से कुछ सेंटेंस बनेगा। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन, इनमें से कोई एक करेक्ट ऑप्शन हमें चूज़ करना है। रघु इज़ द टॉलेस्ट ऑफ एनी अदर बॉयज़ इन माई क्लास, तो ये कंपैरेटिव है आपका, सुपरलेटिव डिग्रीज़ का इसमें अपने यूज़ हुआ है कि कौन सी डिग्री सुपरलेटिव में बिल्कुल सही तरह से हमने यूज़ की है। तो आप सुपरलेटिव में होता है कि जो सबसे बेस्ट होता है बहुत सारे लोगों में से या बहुत सारी चीज़ों में, तो उसके लिए हम EST का यूज़ करते हैं। ER का यूज़ होता है जैसे टॉल, टॉलर एंड टॉलेस्ट, तो टॉलर मतलब कंपैरिजन कर रहे हैं अगर दो में, तो हम टॉलर का यूज़ करेंगे। टॉलेस्ट यानी सब में सबसे लंबा, तो सभी में आप देखिए कि टॉलेस्ट ऑप्शन तो आया है, बट हमें ग्रामेटिकली इसको बताना है कि कौन सा सबसे सही ऑप्शन होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है 33 का क्वेश्चन नंबर 33 का, रघु इज़ द टॉलेस्ट ऑफ एनी अदर बॉयज़ इन माई क्लास। बी, रघु इज़ टॉलेस्ट बॉय आउट ऑफ एनी बॉय इन द क्लास। रघु इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन माई क्लास। रघु इज़ द मोर टॉल बॉय इन माई क्लास, तो ये मोर टॉल बॉय तो बिल्कुल ही गलत ऑप्शन है, क्योंकि कंपैरिजन जो हो रहा है मोर और इनका हमेशा दो लोगों के बीच में होता है, तो ये ऑप्शन आपका डी ऑप्शन रॉन्ग है। ए ऑप्शन, रघु इज़ द टॉलेस्ट ऑफ एनी अदर बॉय इन माई क्लास, एनी अदर बॉयज़ इन माई क्लास, ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है, एनी अदर बॉयज़ नहीं आएगा, इट विल बी एनी अदर बॉय, तो ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो जाता है। बी, रघु इज़ टॉलेस्ट बॉयज़ आउट ऑफ एनी बॉय इन माई क्लास, तो ये भी ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है, आउट ऑफ एनी बॉय का उपयोग जो है इस वाक्य में नहीं बैठ रहा है। तो जो सही ऑप्शन है इस प्रश्न में वो है रघु इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन माई क्लास, मेरी क्लास का सबसे टॉलेस्ट लड़का है वो जो है रघु है। तो ये जो बहुत ही सिंपल सेंटेंस है वो ही आपका करेक्ट ऑप्शन है इस वाक्य में। क्वेश्चन नंबर 34, द पैसिव वॉइस फॉर्म ऑफ द सेंटेंस हु रोट दिस पोएम विल बी। अगेन एक पैसिव वॉइस का प्रश्न आया है, तो एक्टिव पैसिव वॉइस पे आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके प्रश्न जो है वो काफ़ी 2 प्रश्न अभी तक आ चुके हैं, तो हो सकता है आने वाले एग्ज़ाम में भी एक्टिव पैसिव वॉइस पर ध्यान दिया जाए। तो ऑप्शन ए देखेंगे हम, बाय हुम हैड दिस पोएम बीन रिटन, बाय हुम दिस पोएम। बी ऑप्शन, बाय हुम हैज़ दिस पोएम बीन रिटन। C, by whom was this poem written? By whom was this poem being written? अब हम ऑप्शन ए लेते हैं, by whom had this poem been written। तो ये जो बीन वाले वर्ड है ये एक्चुअली ING फॉर्म में ज़्यादातर यूज़ होता है, तो अब उसको ये ING फॉर्म वाला सेंटेंस इसमें नहीं है, ये सिंपल पास्ट टेंस का एक सेंटेंस है, who wrote this poem, ये पोएम किसने लिखी है। तो इसमें बिन का यूज़ तो नहीं होगा, क्योंकि परफेक्ट टेंस में और कंटिन्यूस टेंस में बिन का यूज़ होता है, तो ये तो परफेक्ट टेंस का प्रश्न ही नहीं, एक्टिव वॉइस है ही नहीं। तो नेक्स्ट ऑप्शन अगर हम देखें, बाय हुम हैज़ दिस पोएम बीन रिटन, इसमें भी बीन आ रहा है, तो बीन का उपयोग तो इसमें वैसे ही नहीं होगा। तो ये जो पोएम बीन तो है परफेक्ट टेंसेस में यूज़ होता है, और ये सब सेंटेंस हमारा परफेक्ट टेंस का बनता ही नहीं है। डी ऑप्शन अगर हम देखें, बाय हुम वॉज दिस पोएम बीइंग रिटन, बीइंग रिटन जो है वो ING फॉर्म्स में यूज़ होता है,
तो आईएनजी फॉर्म का यानी जो काम कंटिन्यूसली चल रहा है उसके लिए हम बीइंग का यूज़ करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। अब आप अगर ऑप्शन सी को ध्यान से देखेंगे तो बाय हुम वॉज दिस पोएम रिटन, तो आपको वही एलिमेंट लेने हैं, ये चीज़ ध्यान रखिए हमेशा, जो कि प्रश्न में दी गई है। तो रॉट जो है आपका पास्ट टेंस है, पोएम तो आपका बन जाएगा सब्जेक्ट, पोएम आपका सब्जेक्ट बन जाएगा और हु जो है आपका ऑब्जेक्ट बनना चाहिए। बट ये होता है जनरल सेंटेंस में, ये एक प्रश्न है तो ये हमेशा हु या हुम से ही स्टार्ट होगा। तो ऐसे प्रश्नों में एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हु बन जाता है हुम, बाय हुम दिस, बाय हुम वॉज दिस पोएम रिटन, यह पोएम किसके द्वारा लिखी गई थी। तो हु जो है वो बन जाएगा बाय हुम। रॉट के लिए हमने पास्ट टेंस है तो वॉज का यूज़ किया है, वॉज दिस पोएम रिटन, और रॉट का जो पास्ट थर्ड फॉर्म जो होगी या पास्ट पार्टिसिपल होगा वो होगा रिटन। तो ये इस तरह से हमने इसको चेंज किया है, तो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज़ द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन। अब करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन को देखना है, वो हमें इस प्रश्न में बताना है। ए ऑप्शन है आपका वाई हैडंट शी अटेंड द मीटिंग, बी ऑप्शन है वाई डिडंट शी अटेंड द मीटिंग, सी ऑप्शन है वाई डिडंट शी अटेंड द मीटिंग, attended the meeting, and the D option is why haven't she attend the meeting. So इसको अगर हम ध्यान से देखते हैं तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनता है वो है बी, why didn't she attend the meeting, उसने मीटिंग अटेंड क्यों नहीं की थी। तो ये आप ध्यान रखिए कि हमेशा जो डिड वाले क्वेश्चंस हैं वो आपकी हमेशा उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, ये ध्यान रखने वाली आपको बात है। वाई हैड नॉट शी अटेंड द मीटिंग, तो वाई हैड नहीं लगेगा, वाई डिड का यूज़ होगा, वाई डिडंट शी अटेंड द मीटिंग। तो हैड का और हैज़ का यूज़ पॉजेसिव थिंग्स के लिए होता है। आई हैव दिस कार, मेरे पास ये कार है। आई हैड डन दिस, मैंने ये काम किया है। बट उसने क्या चीज़ अटेंड नहीं की है या कुछ कार्य नहीं किया है, तो आई डिड डू दिस, मैंने काम किया है। आई डिडंट डू दिस, तो जो कार्य करते हैं उसके लिए डू या डिड फॉर्म आती है, हैड फॉर्म या हैव फॉर्म नहीं आएगी। तो ऑप्शन बी आपका इसमें सही होगा, वाई डिडंट शी अटेंड द मीटिंग, उसने मीटिंग अटेंड क्यों नहीं की थी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 36, द मटेरियल शुड बी अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड्स मेंटल एज, मेंटल एबिलिटी, ग्रेड एंड लेवल, विच प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इज इन्वॉल्व इन दिस स्टेटमेंट। तो प्रश्न आपका कथन यह है कि जो मटेरियल है स्टडी मटेरियल वो बच्चे की मेंटल एज, मेंटल एबिलिटी, ग्रेड और लेवल को देखकर ही बनाया जाना चाहिए। यानी कि जो स्टडी मटेरियल है उसमें 4 चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, उसकी मेंटल एज, उम्र कितनी है, उसकी एबिलिटी यानी कार्य करने की क्षमता कितनी है, ग्रेड क्या है, किस लेवल का बच्चा है, कौन सी कक्षा का बच्चा है और क्या उसका लेवल है। ये 4 चीज़ों को हमें ध्यान में रखकर भी कोई स्टडी मटेरियल बनाना चाहिए। तो ये जो प्रिंसिपल है ये टीचिंग में कौन से प्रिंसिपल को इन्वॉल्व कर रहा है इसके बारे में हमें बताना है। तो ए ऑप्शन है कॉन्क्रीटनेस, मूर्त रूपता, बी है एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस, बिल्कुल सही एक्यूरेसी होनी चाहिए, डी है प्रोपोर्शन, अनुपात सही होना चाहिए, और सी है सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन, यानी कि मटेरियल को हमें उसका क्या सिलेक्शन करना है और किस ग्रेड का उसे मटेरियल देना है, ये हमें इस चीज़ में ध्यान रखना चाहिए। तो ये एक्चुअली हमें सिलेक्शन की बात ही इसमें आ रही है कि हमें क्या स्टडी मटेरियल सेलेक्ट करना है अकॉर्डिंग टू मेंटल एज, मेंटल एबिलिटी, ग्रेड एंड लेवल। तो आंसर सी आपका जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इसमें ऑप्शन सी आपका सही है, सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन अकॉर्डिंग टू द मेंटल एज, मेंटल एबिलिटी, ग्रेड एंड लेवल। नाउ क्वेश्चन नंबर 37,
डैश मीन्स इक्वल ट्रीटमेंट टू वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ लिंग्विस्टिक लर्निंग। लिंग्विस्टिक लर्निंग आपको ये स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है। किसका मतलब ये होता है कि जो विभिन्न कंपोनेंट्स हैं लिंग्विस्टिक लर्निंग के, उसका इक्वल ट्रीटमेंट हमें करना चाहिए। ये क्या, इसमें क्या चीज़ हम जोड़ेंगे? हैबिट फॉर्मेशन, बी इंटरेस्ट, सी मल्टीपल लाइन एंड डी प्रपोर्शन। इक्वल ट्रीटमेंट का मतलब होता है, आप देखिए, अगर हम गणित का ज्ञान भी अगर हमें पता है तो इक्वल ट्रीटमेंट या प्रपोर्शन का मतलब होता है उसका सही भागों में उसको बांटना, उसका प्रपोर्शन हमेशा सही रखना। तो ये जो वर्ड है ये इक्वल ट्रीटमेंट के बहुत ज़्यादा नज़दीक है। तो इंटरेस्ट, रुचि में इक्वल ट्रीटमेंट नहीं आ रहा है, हैबिट फॉर्मेशन में भी नहीं आ रहा है, मल्टीपल लाइन में भी नहीं आ रहा है, बट यस प्रपोर्शन आपका होता है जिसमें हम इक्वल ट्रीटमेंट रख सकते हैं लिंग्विस्टिक लर्निंग का। सो आंसर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नाउ 38, which principle of teaching English creates a zeal to learn something new in language? इसमें आपको प्रिंसिपल के बारे में बताना है कि ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग का जो कि ज़ील टू लर्न समथिंग न्यू अ लैंग्वेज, हमेशा लैंग्वेज में कुछ नया सीखने के उत्साह को बनाए रखता है। तो इसके ऑप्शंस हैं: ए द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर ऑर्डर, बी द प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, सी द प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड द प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। बहुत ही सीधा इसका उत्तर है कि ज़ील या उत्साह बनाए रखने के लिए हमेशा हमें एक मोटिवेशन की ज़रूरत रहती है कि बिना मोटिवेशन के हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। अगर जब तक हमें उस चीज़ की मोटिवेशन नहीं मिलेगी कि हमें ये कार्य क्यों करना है, तब तक हमें वो बिना उत्साह उसमें नहीं रहेगा। तो आंसर सी आपका इसमें करेक्ट होगा। 39, द मैथड emerged as a reaction of the various demerits of the grammar translation method. मैथड emerged, ऐसा कौन सा मैथड है जो कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के विभिन्न डीमेरिट्स या उसकी जो लिमिट्स थी उसको उसके एक जवाब के तौर पर नया मेथड बनाया गया था। तो वो मेथड कौन सा है? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड आपका एक प्राचीन मेथड है, पुराना मेथड है, तो उसके अगेंस्ट एक नया मेथड बनाया गया है। तो हमेशा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में ध्यान रखिएगा, उसके अगेंस्ट एक नया मेथड जो बना है इट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड आपको ये है कि जो लैंग्वेज हम अगर इंग्लिश में एक लैंग्वेज है तो हम इसको ट्रांसलेट करके हिंदी में पढ़ाते हैं, तो ये गलत तरीका है। इससे बच्चा जो है वो थोड़ा सीखने में, जो टारगेट लैंग्वेज है उसको सीखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। लेकिन डायरेक्ट मेथड यानी कि हम इस तरह का एनवायरनमेंट इसको बच्चे को उपलब्ध करवाएं कि वो डायरेक्ट इंग्लिश की चीज़ है वो इंग्लिश में ही सीखे, उसको कहीं भी ट्रांसलेशन की ज़रूरत ना पड़े, तो उससे ज़्यादा उसकी लर्निंग जो है वो पक्की होगी। तो उसके लिए जो मेथड है वो है डायरेक्ट मेथड, यानी कि यहाँ पे ट्रांसलेशन नहीं किया जाएगा, डायरेक्ट तौर पर ही ऑब्जेक्ट के माध्यम से हम उसे इंग्लिश लैंग्वेज या टारगेट लैंग्वेज सिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, which method is also known as natural method of teaching English as second language? जी हाँ साथियों, आपको सभी पता है कि हमारी जो इंग्लिश है इंडिया में वो सेकेंड लैंग्वेज के तौर पर पढ़ी जाती है। हमारी मदर टंग या तो हिंदी है या और हमारी कोई रीजनल लैंग्वेज होती है, और इंग्लिश को हम ट्रीट करते हैं एज ए सेकेंड लैंग्वेज, क्योंकि ये एक फर्स्ट वर्ल्ड लैंग्वेज है, फॉरेन लैंग्वेज है, पर को कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी माना गया है इंग्लिश को, इसलिए हम उसको सेकेंड लैंग्वेज के तौर पर पढ़ते हैं, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है आज के टाइम में। तो हम प्रश्न ये है कि विच मैथड इज़ ऑल्सो नॉन एज नेचुरल मैथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश एज सेकेंड लैंग्वेज? सेकेंड लैंग्वेज टीचिंग इंग्लिश पढ़ने का नेचुरल मैथड किसे कहा जाता है? तो सब्स्टिट्यूशन मैथड ए, बी ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड, ये भी प्राचीन मैथड है, बाइलिंगुअल मैथड एंड डायरेक्ट मेथड। तो ये सभी जो तीन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और बाइलिंगुअल मेथड, इसमें हमेशा दो लैंग्वेज या का यूज़ होता है, जबकि डायरेक्ट मेथड ऐसा है जो कि नेचुरल मेथड है, जिसमें नेचुरल तरीके से यानी कि प्राकृतिक तरीके से इस तरह का एनवायरनमेंट बच्चे को क्रिएट किया जाता है कि वो इंग्लिश की चीज़ इंग्लिश में ही सीखे, कहीं भी ट्रांसलेशन या उसको दो भाषाओं में सिखाने की ज़रूरत ना रहे। तो अगेन 40 का आंसर आपका होगा डी, डायरेक्ट मेथड। नाउ क्वेश्चन नंबर 41,
चूज़ द प्रोडक्टिव स्किल फ्रॉम द फॉलोइंग। प्रोडक्टिव स्किल के बारे में हमें बताना है। ऐसी स्किल कौन सी है जिससे कि हम कुछ अपना जो क्रिएटिविटी है वो दिखा पाते हैं, कुछ प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो आप बेसिक चीज़ें हैं, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो लिसनिंग एंड रीडिंग जो है, लिसनिंग एक रिसेप्टिव स्किल है, जबकि स्पीकिंग, राइटिंग जो है आपकी हमेशा प्रोडक्टिव स्किल्स में आएगी। तो आंसर 41 में आपको बताना है कि मैंने अभी आपको वैसे ही बता दिया कि प्रोडक्टिव स्किल आपकी आएगी, क्योंकि यहाँ पे राइटिंग नहीं दे रखा है इस ऑप्शन में। ए है लिसनिंग, बी है रीडिंग, सी है स्पीकिंग एंड डी है रीडिंग अलाउड, ज़ोर से पढ़ना। तो राइटिंग एंड स्पीकिंग जो है वो आपकी प्रोडक्टिव स्किल्स कहलाती है। तो जबकि राइटिंग नहीं दिया गया है तो ऑप्शन सी बचता है आपके लिए, जो कि आपकी प्रोडक्टिव स्किल में आता है, जिसके हम कुछ जो सीखते हैं वो हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर पाते हैं। सो ऑप्शन 41 का होगा आपका सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट डू पीपल रीड फॉर प्लेजर। जब लोग थोड़ा सा प्लेजर फील करना चाहते हैं या थोड़ा सा आनंद महसूस करना चाहते हैं तो क्या पढ़ते हैं? ए लिटरेचर, बी लेबल्स, सी रिपोर्ट, डी डिक्शनरी। तो रिपोर्ट जो है वो प्लेजर टाइम के लिए नहीं होती है, रिपोर्ट तो कुछ पर्टिकुलर मसले के बारे में होती है। लेबल्स नोबडी रीड्स इन प्लेजर टाइम। डिक्शनरीज़ भी हमें वर्ड्स फाइंड आउट करने के लिए होती है। तो इन प्लेजर टाइम जनरली वी डू रीड लिटरेचर, यानी कि साहित्य पढ़ते हैं हम। किसी भी तरह का साहित्य, चाहे कविता हो, कोई ड्रामा हो, कोई उपन्यास हो, वो हम खाली समय में पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो लिटरेचर विल बी योर राइट आंसर। 43, विच टेक्निक ऑफ रीडिंग इज़ यूज टू गेट एट द जिस्ट ऑफ द टेक्स्ट। यानी कि हम जिस्ट का मतलब होता है समरी। कोई चीज़ की समरी, कोई टेक्स्ट की समरी अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो कौन सी तकनीक का यूज़ हम करेंगे? स्कीमिंग, लाइब्रेरी, स्कैनिंग एंड अलाउड। तो स्कैनिंग का मतलब होता है स्कैन करना, एक एक चीज़ को बारीकी से उसके बारे में जानना। लाइब्रेरी या एक लाइब्रेरी में जाकर पढ़ना, और अलाउड यानी ज़ोर से पढ़ना। तो स्किमिंग होती है, यानी कि चीज़ों की समरी या उसका छोटा रूप, उसके बारे में जल्दी से हमें पता करना होता है तो हम उसकी स्किमिंग करते हैं। तो जिस्ट को पता करने के लिए वी डू स्किमिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 44, विच टीचिंग एड कैन बी यूज टू टीच लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन। टीचिंग एड में लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन को सही करने के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं हम? ए टेक्स्ट बुक, बी वर्ड कार्ड्स, सी टैप रिकॉर्डर या डी पिक्चर कार्ड्स। तो लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन को सेव करने के लिए हम उसको टैप रिकॉर्डर का यूज़ कर सकते हैं। उसको रिकॉर्ड करके हम फिर से उसको सुन सकते हैं और इसके द्वारा हम अपनी लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन को सुधार सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, तो इसका आंसर 44 का होगा सी। 45, व्हाट कैन बी यूज्ड एज प्रॉप्स फॉर डायलॉग्स इन ऑर्डर टू टीच न्यू लेक्सिकल और स्ट्रक्चर आइटम। ऐसा कौन से प्रॉप का यूज़ कर सकते हैं, कौन से ऐसे टीचिंग एड का यूज़ कर सकते हैं हम? नया कोई लेक्सिकल और स्ट्रक्चर हमें अगर सिखानी है, बच्चों को नया शब्द सिखाना है, कोई ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर अगर हमें सिखानी है तो हम क्या चीज़ यूज़ करना हमें चाहिए? टेक्स्ट बुक, रेफरेंस बुक, रियलिया या डिक्शनरी। तो रियलिया मीन्स होती है जो रियल ऑब्जेक्ट्स को शो करके हम दिखाना जो चाहते हैं। कुछ पिक्चर्स हो गई, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो रियलियाज कहलाते हैं। तो न्यू लेक्सिकल और स्ट्रक्चर आइटम्स 45 सी आंसर होगा। 46, द टेस्टी हैज़ अ रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विद करेक्ट ऑप्शन। Which skill is tested in this statement? The testee has to replace the underlined word with correct option. Underline word को correct option के साथ में replace करना चाहिए टेस्टी को। तो इसमें कौन सी स्किल का टेस्ट किया जा रहा है? ए रीडिंग, बी लिसनिंग, सी राइटिंग, डी हियरिंग। सो 46 में आपकी राइटिंग स्किल का हमें पता करना है कि उसको अगर हमने कोई वर्ड दिया है उसके लिए करेक्ट ऑप्शन अगर वो क्या चूज़ करेगा अंडरलाइन वर्ड के लिए, तो उसकी 46 सी उसकी राइटिंग स्किल को हम
जानने की कोशिश कर रहे हैं। 47 डैश मेजर्स अ स्टूडेंट्स अचीवमेंट इन रिलेशन टू अ स्पेसिफिक टास्क विच ही विल लेटर बी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म। मेजर स्टूडेंट्स अचीवमेंट, स्टूडेंट के अचीवमेंट को पता करने के लिए स्पेसिफिक टास्क में जो कि वो बाद में परफॉर्म करने के लिए चाहिएगी, तो हमें क्या चीज़, कौन सा टेस्ट इसमें चाहिएगा? प्रोडक्टिव टेस्ट, प्रोफिशिएंसी टेस्ट, इंटीग्रेटिव टेस्ट और ऑब्जेक्टिव टेस्ट। ऑब्जेक्टिव टेस्ट, प्रोफिशिएंसी टेस्ट इसका सही आंसर होगा कि किसी की स्किल के बारे में कोई व्यक्ति कोई कार्य कितनी निपुणता से कर सकता है स्पेसिफिक टास्क को, तो उसके लिए हमें उसकी प्रोडक्टिव टेस्ट नहीं, प्रोफिशिएंसी टेस्ट की आवश्यकता होगी। तो आंसर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 48 डैश टेस्ट मेजर्स द लैंग्वेज स्किल नेचुरली। लैंग्वेज स्किल को नेचुरली अगर हमें मेजर करना है तो किस तरह के क्वेश्चंस हमें आने चाहिए? एमसीक्यू टाइप, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, रीडिंग। तो लिटरेचर या इंग्लिश लैंग्वेज को अगर हम करना चाहते हैं तो इट्स ऑल अबाउट राइटिंग। तो एमसीक्यू टाइप से हमें कभी भी लैंग्वेज को हम जज नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यानी कि ऑप्शनल क्वेश्चंस भी हम नहीं कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं। इसके लिए हमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही देने पड़ेंगे जो कि सब्जेक्ट बेस्ड हो। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के द्वारा ही हम आंसर बी के द्वारा ही लैंग्वेज स्किल को नेचुरली टेस्ट कर सकते हैं। सो आंसर विल बी ऑफ 48 बी। क्वेश्चन नंबर 49 व्हाट इज़ द कॉज ऑफ फेल्योर इन लर्निंग अ सेकेंड लैंग्वेज। हम इंडियन एज ए इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज सेकेंड लैंग्वेज को सीखने में क्या परेशानी होती है, जिसके द्वारा कि हमें ये परेशानी होती है कि हम सेकेंड लैंग्वेज को सीख नहीं पाते हैं। तो इसके लिए क्या परेशानी हो सकती है? ए होम असाइनमेंट, बी ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ टारगेट लैंग्वेज, सी डायग्नोस्टिक टेस्ट या डी रीडिंग स्ट्रेटजी। तो आंसर विल बी हियर ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ टारगेट लैंग्वेज। जिस लैंग्वेज को हम सीखना है उसको बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करके दे दिया जाता है, इस वजह से हमें उसे सीखने में बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 50 ग्रामेटिकल एरर्स रेफर टू। ग्रामेटिकल एरर्स क्या होते हैं? इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स, स्पेलिंग एरर्स, लेक्सिकल एरर्स, एरर्स इन सिंटैक्स। तो ये देखिए लेक्सिकल, सिंटैक्टिक एंड स्पेलिंग। इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स नहीं होगा आपका। लेक्सिकल यानी कि उसके वर्ड का मीनिंग हम गलत लिख रहे हैं तो उसको लेक्सिकल बोलते हैं। स्पेलिंग यानी उस वर्ड की स्पेलिंग गलत लिख रहे हैं। और सिंटैक्स यानी कि ग्रामेटिकली हम उसको कितना सही तरीके से लिख पा रहे हैं। तो ग्रामेटिकल एरर्स के लिए हम सिंटैक्स का यूज़ करते हैं, एरर्स इन सिंटैक्स। तो सिंटैक्स का मतलब ही होता है ग्रामेटिकल एरर। लेक्सिकल एरर का मतलब होता है एरर्स इन नोइंग द वर्ड मीनिंग। तो ये बहुत ही सिंपल चीज़ है। नाउ आपका पोर्शन लास्ट है, हम लास्ट पे पहुंच गए हैं। जो है एक दो पैसेज दिए गए हैं अनसीन पैसेजेस, इसको रीड करके हमें उनके आंसर्स देने हैं। नाउ प्रोज पैसेज क्वेश्चन नंबर 151 टू 55। इस प्रोज को पढ़ना है हमें ध्यानपूर्वक और इसमें से हमें आंसर्स देने हैं। So we pollute our environment by throwing different kinds of waste carelessly. Methods of waste reduction, waste reuse and recycling are the preferred options for managing waste. This problem is more serious in cities because sometimes it is difficult to find a proper place to dump the waste. Garbage bins overflow in big cities. The waste begins to rot after few hours and stinks. It becomes a breeding place for harmful bacteria which would spread ill health and diseases like malaria, typhoid, cholera and dengue, etc. So this passage is based upon some cleanliness and how we are polluting our environment और उसके preferred जो उसके उसके जो नुकसान हमें हो सकते हैं उनके बारे में ये पैसेज दिया गया है। तो इसको हमें रीड करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 51 विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अ सिनोनिम फॉर डंप। सिनोनिम का मतलब होता है समानार्थी शब्द। सिमिलर वर्ड क्या है? डंप का। डंप करना मतलब होता है फेंक देना। तो डंप क्या कर रहे हैं हम? यहाँ पे गार्बेज को डंप कर रहे हैं।
तो डंप का मतलब होता है ख़त्म करना या उसे ऐसे ही विनाश करना, फेंक देना। तो ए डिस्पोज ऑफ, बी कैटर, सी फ्लोरिश, डी डैक। तो फ्लोरिश का मतलब होता है पनपना, डिस्पोज ऑफ इसका सही आंसर होगा। डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है उसको फेंक देना या ढंग से उसको अपने निश्चित तरीके से उसको फेंकना और सही जगह पे डिस्पोज कर देना, ख़त्म कर देना। आंसर ए। 52 द एंटोनिम ऑफ रिडक्शन। एंटोनिम यानी विलोम शब्द बताना है आपको। रिडक्शन यानी कम करना। रिडक्शन का मतलब होता है कम करना। तो इसका हमें अपोजिट बताना है। प्रमोशन, डिमिन्यूशन, induction, decomposition. Induction and deductions are the various method. Decomposition यानी छोटे टुकड़ों में बांट देना। प्रमोशन, रिडक्शन यानी कम करना, प्रमोशन यानी उसको बढ़ा देना। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा आंसर 52 का होगा ए प्रमोशन। 53 विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज करेक्टली स्पेल्ड। करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है? FARTILE, BFURTILE, CFERTILE एंड DFORTILE। तो आपको ये पता ही है कि इसका करेक्ट जो स्पेलिंग है वो है CFERTILE, फर्टाइल यानी उपजाऊ। 4th 54 द वर्ब पॉल्यूट कैन गिवन अस द नाउन। पॉल्यूट एक वर्ब है, इसे अगर हमें एक नाउन बनानी है तो नाउन हो जाएगी आपकी पॉल्यूशन। नाउन आपकी हो जाएगी पॉल्यूशन। पॉल्यूट आपका वर्ब है और उससे जो नाउन या संज्ञा बनेगी वो आपकी हो जाएगी ऑप्शन बी पॉल्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 55 फाइंड द करेक्ट वन वर्ड फॉर द फ्रेज गिवन बिलो। कन्वर्टिंग वेस्ट इनटू रीयूजेबल मटेरियल। जो वेस्ट है, कचरा है, उससे हम कुछ नया पदार्थ रीयूज़ करने के लिए बनाए, रीयूज़ करके उसका नया पदार्थ बनाए, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं उसे? तो ये बहुत ही वर्ड आजकल चल रहा है। ए गार्बेज, बी रिसाइकलिंग, सी मैनेजिंग वेस्ट, डी ब्रीडिंग। तो कन्वर्टिंग वेस्ट इनटू रीयूजेबल मटेरियल विल बी कॉल्ड योर 55 बी रिसाइकलिंग। सो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नाउ नेक्स्ट passage. I have access to safe water and to avoid water crisis in the near future, it is necessary that correct policies and schemes are made. Water conservation and its proper management can also be considered as one of the effective steps to avoid water crisis. India has a long tradition of water harvesting. Harvesting rain water is one of the most effective ways to tackle the water crisis. The basic principle is to collect the rainwater where it falls, use it and let it seep into the ground. In this, Rashtrapati Bhavan is leading the way. It is one of the few buildings in Delhi that conserves rainwater. Aizawl in Mizoram meets most of its water needs through rooftop harvesting. So it is about this paragraph is about rainwater harvesting system. Question number 56. Which of the following option is an example of demonstrative pronoun? Pronoun are possessive pronoun. Demonstrate करना यानी किसी को इंगित करना। तो इंगित करना मतलब किसी और के बारे में जानकारी देना। तो this, I, its, then. तो ऑप्शन आपका इसका होगा दिस, दैट, दोज। ये जो है प्रोनाउन, ये आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं, जिसमें हम किसी के बारे में जानकारी देता है। ये इट्स जो है वो आपका पॉजेसिव प्रोनाउन में आएगा। माई सेल्फ, इट, इट्स, तो ये पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं है, ये होगा आपका आंसर ए। 57 Now question number 57. I have access to safe water. The underlined verb have is an example of an auxiliary verb, verb in simple present, model auxiliary verb, verb in present perfect. तो ये जो have, has,
इज़, एम, आर, ये बी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। तो ये दो तरह से यूज़ होती है, ऑक्सिलरी वर्ब भी कहलाती है, हेल्पिंग वर्ब भी कहलाती है, बट इस पर्टिकुलर सेंटेंस में इसका यूज़ किस तरह से हुआ है। सो क्वेश्चन है, आई हैव एक्सेस टू सेफ़ वाटर, मैं सेफ़ वाटर में मुझे मिलता रहता है या मैं उसको ले सकता हूँ। सो ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, ये होगी आपकी अभी वर्ब इन सिंपल प्रेजेंट। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, उसमें ही इसका यूज़ हुआ है हैव का, तो ये है वर्ब इन सिंपल प्रेजेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द 3 डिग्रीज ऑफ द एडजेक्टिव इन द करेक्ट फॉर्म। एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज को किस में सही तरीके से बताया गया है। नियर, मोर नियर, नियरेस्ट, करेक्ट, more correct, correctest. Correctest is, there is no word like correctest, it is most correct. C, few, fewer, the most few. And D is effective, more effective and most effective. नियर का होगा नियर, नियरर एंड नियरेस्ट, ये सही होगा ए, तो ये रॉन्ग है, इसमें मोर नियर आया है। करेक्ट, मोर करेक्ट, करेक्टेस्ट, ये भी रॉन्ग है, बी वाला ऑप्शन। सी, फ्यू, फ्यूअर, द मोस्ट फ्यू, ये फ्यू द मोस्ट फ्यू नहीं होता है, इसका सुपरलेटिव होता है फ्यूएस्ट। सो सही आंसर होगा आपका आंसर डी, इफेक्टिव, मोर इफेक्टिव एंड मोस्ट इफेक्टिव आपका आंसर होगा। नाउ 59 क्वेश्चन, इन द फ्रेज वाटर क्राइसिस इन द नियर फ्यूचर द डेटरमिनर यूज्ड इज। डेटरमिनर का मतलब होता है जो कुछ डिटरमाइन करे, निश्चित करें। तो द वाटर क्राइसिस इन द फ्रेज वाटर क्राइसिस इन द नियर फ्यूचर में डेटरमिनर आपका कौन सा है, ये हमें बताना है। तो जो निश्चित कर रहा है, तो किस चीज़ को निश्चित कर रहा है, नियर फ्यूचर को। तो वाटर आपका नाउन है, डेटरमिनर नहीं है। क्राइसिस समस्या, नियर यानी पास में एडजेक्टिव है, और द जो है आपका डेटरमिनर है, यानी निश्चिंतता प्रदान कर रहा है किसको, नियर फ्यूचर को। तो किसके बारे में बात कर रहे हैं, पर्टिकुलरली नियर फ्यूचर के बारे में, तो इसलिए उसके आगे हमने डेटरमिनर द का यूज़ किया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 60 एंड द लास्ट वन, कंजंक्शन इन द पैसेज आर एंड, दैट, एज ऑफ, वेयर, लेट, मोस्ट, थ्रू। कंजंक्शन का मतलब होता है जो दो वाक्य या दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, ज्वाइन करता है, तो इसके ऐसे कंजंक्शंस कहलाते हैं आपके एंड, बट, दैट। तो ये आपके आए हैं एंड और दैट, तो ऑप्शन 60 आपका सही प्रश्न होगा, सही आंसर होगा। तो आज हमने पेपर लैंग्वेज 1 और पार्ट 1 को हमने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लैंग्वेज 2 इंग्लिश को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।